फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर रिकेट्स पेशेंट, स्पेशली ऐसे मरीज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है। ऐसे बच्चों में एबनॉर्मल मसल स्पास्टिसिटी देखने के लिए मिल सकती है आपको, या फिर मदर कंप्लेन करेगी कि वो जो डेली एडीएस है लाइक सिटिंग टू स्टैंडिंग या स्टैंडिंग टू गेट ट्रेनिंग, जैसे कि बच्चे बैठ के खड़े होते हैं या फिर चलते हैं, उसमें उसको परेशानी होती है। वो एबनॉर्मल गेट होता है जिसको कि हम लोग रिकेट्स के पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, वेडलिंग गेट कहते हैं। तो जो पैरों की जो बनावट है या फिर बो नहीं हो जाता है इस तरीके से, या फिर आपको जीरू वैल्गम हो जाता है, घुटने इस तरह से आपस में चिपक जाते हैं या फिर पैर बाहर की तरफ हो जाते हैं, ये दोनों तरह की डिफॉर्मिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और प्रोमिसिंग पॉइंट जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है कि आपकी इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना। डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपर स्प्लिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्प्लिंटिंग लाइक आपको एंकल फुट ऑर्थोसिस लगाना है, आपको इसका स्प्लिंट आता है रिकेट्स के लिए जिसको कि मर्मेड स्प्लिंट कहते हैं, तो आप उस स्प्लिंट को ले सकते हैं पेशेंट के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेस्ट। जब ऐसे मरीज जिनको की बोन की रिमॉडलिंग बहुत वीक होती है तो उसे हमें रेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करना है। जब पेशेंट डे टू डे एक्टिविटी धीरे धीरे इनिशिएट कर पाता है तब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब आप होम विजिट पे या विजिट्स के लिए पेशेंट के घर पे जाते हैं देन उनको हर एक चीज़ें ट्रेन करना है। लाइक जैसे मेरे पास ये पेशेंट है, इसके लोअर लिम्ब में काफ़ी वीकनेस है, आप देख पा रहे होंगे। ये बच्ची 2 साल की है बट इसका वेट अंडर वेट है और इसके जो बार बार लूज मोशन का कंप्लेन है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रिकेट्स के पेशेंट्स में जो एबनॉर्मल मसल क्रैम्प है और आप देख पा रहे हैं कि घुटने की जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी वीक है, तो हमें क्रिएटिविटी बहुत सारी रिक्रिएट करके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कराना है। लाइक जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको ऐसे बच्चों के लिए सिटिंग टू स्टैंडिंग ट्रेनिंग करानी है, स्टैंडिंग से चलने का प्रैक्टिस कराना है। जैसे ये है तो मैं इसको बता रही हूँ कि आपको लेटना है, लाइक लेट के घुटना मोड़ते हुए ऊपर नीचे करना है। आपको अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। सारी रेंज ऑफ मोशन जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पहले करना है। गम का मतलब होता है टुवर्ड्स नी जॉइंट, मीन्स दोनों घुटना चिपका होगा और पैर बाहर की तरफ होगा। वैलम में क्या होता है, दोनों घुटने अपार्ट होंगे, अलग होंगे और एंकल जॉइंट होगा वो पास में होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बच्चे में दोनों नीज जो है वो काफ़ी एक दूसरे से अपार्ट हैं, दूर हैं और पंजा जो है पास में है। तो इस बच्ची को मैंने ऑलरेडी नी एंकल फुट ऑर्थोसिस प्रिस्क्राइब किया है। तो ऐसे बच्चों को हमें नी एंकल फुट ऑर्थोसिस लगाना है। सबसे पहले जो इनकी माँ को हमें ट्रेन करना है कि आप इनके बच्चे की उंगलियों में काम करें। जैसे जैसे आपका एंकल जॉइंट, आपकी एंकल मसल स्ट्रॉन्ग होगी वैसे ही ये सिटिंग फिर गेट ट्रेनिंग कर पाएगी। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले हमें इस तरह से देखने के लिए मिलता है कि जो आपकी एडक्टार मसल्स हैं, यहाँ की जो मसल्स हैं अंदर की मसल वो वीक हैं और जो बाहर की मसल हैं वो टाइटन है। तो बाहर की मसल को टाइटन और अंदर की मसल को लूज के लिए हमें एक्सरसाइज भी उसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि अंदर की मसल्स के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ताकत देने वाली एक्सरसाइजेस करानी है जिससे कि बच्ची के पैर में मसल्स में पावर आए, ताकत आए, स्ट्रेंथ आए और वो अपनी नॉर्मल जो भी रोज की एडीएस है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लाइक बच्चे बैठना, खड़े होना, क्रॉल करना, जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो सब कर पाए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से होल्ड करते हुए पंजे की एक्सरसाइजेस को कराना है। उंगलियों को 10-10 बार चलाना है। आप देख रहे हो इस तरीके से पहले पंजे की एक्सरसाइज करनी है, उंगलियों को चलाना है, फिर पंजे को देखो आप कर पा रहे हैं। इस तरीके से रिफ्लेक्स देना है। कोशिश करना है कि बच्ची अगर ये काफ़ी छोटी है, 2 साल की है, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप कोशिश ये करो उसको कमांड देके या फिर स्टिमुलस देते हुए इस तरीके से आपको खुद ही से मूवमेंट कराने की कोशिश करनी है। फिर अंदर बाहर ये भी आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। देन फिर धीरे धीरे दोनों घुटने को इस तरह से मोड़ना है, खोलना है, फिर से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। जब आपके बच्चे में आपको जीनू वैलम है या वैलगम है, मीन्स घुटना चिपक रहा है या बाहर की तरफ है, पोजीशनिंग ऐसे पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चा सोया हो तो आप कोशिश ये करो कि दोनों घुटना इसके पास में हो, क्योंकि इसको वैलगम डिफॉर्मिटी है, घुटना दोनों से दूर रहता है। तो हमें सारी एक्सरसाइजेस ऐसे करनी है ताकि दोनों घुटना इसके
पास में हो ताकि वो नॉर्मल तरीके के बच्चों की तरह चल पाए। तो हमें इस तरीके से इसको मिला के रखना है, ठीक है। कोशिश ये करना अगर रात को सोते समय पैर ये बच्चे का इस तरह से बाहर की तरफ हो जाए तो हमें अंदर की तरफ ला के, चाहे आप तकिया की हेल्प से कर सकती हैं या फिर कोई चीज़ हल्के हाथ से बांध सकती हैं, कोई कपड़ा या गमछा। तो इस तरीके से घुटने को एक साथ बांध के रखना है, पैर बहुत देर तक दूर नहीं रखना। साथ में जो आपको एंकल फुट ऑर्थोसिस जो बताया है घुटने का, उसको भी आपको बच्चे को बांध के रखना है ताकि आपकी लोअर लिम्ब के स्ट्रेंथनिंग हो। देन हमें काफ मसल्स पे काम करने हैं। जब तक काफ मसल सही नहीं होगा तब तक बच्ची नहीं चल पाएगी। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें स्ट्रेचिंग करानी है। लाइक अभी ये मैं अभी इसको कराऊंगी तो ये रोने लगेगी, बच्ची अनकम्फर्ट है अपनी मदर के बिना, तो हम ऐसे लेटे लेटे आपको बता रहे हैं। आपको बच्ची को बेड पे डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि बच्ची इस तरह से लेटी हो, देन आपको ऐसे पंजे को उठाते हुए खींचना है धीरे धीरे धीरे, ताकि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो ताकत आए उनको, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे करना है, फिर घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। अब क्या करना है, आपको घुटना मोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेच करना है एंड देन रिलैक्स करना है, फिर से स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा दोनों जॉइंट एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि इस बच्ची को जीनो वैरम डिफॉर्मिटी है। अगर ये थिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनको की नी की डिफॉर्मिटी होती है, इन लेट स्टेज में आपको CTEV या फुट ड्रॉप भी देखने के लिए मिल सकता है। तो पोजीशन जब भी बच्चा लेटा हो इस तरीके से आप उसको पोजीशन कराएं, पंजों को सीधा करते हुए इस तरीके से होल्ड करते हुए, देन हमें कमर के नीचे हाथ रखते हुए इसको उठाने की प्रैक्टिस करनी है और 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है और रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कि हमें नील सिटिंग करानी है। मीन्स ऐसे बच्चे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सिटिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो जो अगर आपके बच्चे जो कि आप गेट ट्रेनिंग चल पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और उनको बैठने में परेशानी है, तो ऐसे बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो डब्ल्यू सिटिंग करते हैं। मीन्स जिनको नी की डिफॉर्मिटी होती है वो आप मेरे पैर को देख पाएंगे कि इस तरीके से डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर में बैठते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमें घुटना मोड़ते हुए और नील सिटिंग मीन्स घुटने के ऊपर बैठना हमें प्रैक्टिस कराना है और नील सिट टू स्टैंड हाथ पकड़ते हुए उसे उठाने की प्रैक्टिस करनी है। ये भी हमें 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। ऐसे करने से हमारी जो क्वाड्स और हैम्स की मसल्स है, लाइक जो हमारा वैसे मसल्स जो हमें बैठने में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वेस्ट सिटिंग। लाइक आप कोई जिम बॉल पे या फिर एक्सरसाइज बॉल पे सिट टू स्टैंड की प्रैक्टिस करानी है, बिठा के बच्चे का सिटिंग प्रैक्टिस कराना है। उससे कि स्पाइनल कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो पाता है लोअर लिम्ब के साथ, स्पाइन के साथ, जो जिसके कारण बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉर्नर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमें सिटिंग के लिए प्रैक्टिस करना है वो है कि कॉर्नर सिटिंग। बच्चे को हमेशा 2 दीवार के बीच के कॉर्नर में बैठने की प्रैक्टिस करानी है। अगर कॉर्नर पे आप नहीं बच्चा कंफर्टेबल है तो माँ को ये ट्रेन करना है कि जो 2 पिलोज लगा के बच्चे को प्लेस करना है। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम अपने आप बैठ पा रहे हैं। जब तक आपका बच्चा सिटिंग कंफर्टेबली इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा तब तक वो स्टैंडिंग या फिर चलना नहीं सीख सकता। तो सबसे पहला चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको रिकेट्स के पेशेंट में देखने के लिए मिल रहा है और इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन है कि उनकी जो नी की जो डिफॉर्मिटी है हमें उस पर करेक्ट करना है ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ पाए, खड़ा हो पाए और चल पाए। इसके लिए आप बहुत सारे ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं, वॉकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बैठ नहीं पाता तो उसके लिए सिटिंग चेयर आता है, आप उसको मेरी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इंडिपेंडेंट जो वेट बेयरिंग पॉइंट पे जो वॉकर आते हैं जिस पे आप बच्चा खड़ा है वो वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर गेट ट्रेनिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ऐसे बच्चों को ट्रेन करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, रिकेट्स इज अ विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज। तो हमें विटामिन डी को बूस्ट करने के लिए मैंने इनको ऑलरेडी बताया है कि अपने बच्चे को सुबह की धूप दें।
विटामिन डी का आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। तो आपको SPF 30 सुबह जो आपको प्रॉपर लाइट होती है उसमें आप बच्चे की मसाज करें, प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन दें। अगर आप कोशिश करें कि माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए, उसके बोन के ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो आप माँ का दूध दें। अगर माँ उसमें नहीं है या फिर कंफर्टेबल नहीं है बच्चा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकेट्स में बहुत सारे डाइट रिलेटेड, गट रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लाइक जैसे इनके बच्चे को लूज मोशन है, हो सकता है आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या फिर डाइट में उनको प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग टू योर पीडियाट्रिशियन, जैसा आपका पीडियाट्रिक बोलते हैं उस तरह से आप उनको कोई सप्लीमेंट्स के थ्रू डाइट को दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, बहुत ही ईजी डाइट दे सकते हैं। पेशेंट्स के साथ, बच्चे के साथ पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन एज वेल एज थेरेपिस्ट का कोऑर्डिनेशन और डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से अपने बच्चे को डील कीजिए। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर एक डिजीज़, वेदर बच्चा हो या फिर ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मैं सभी को कवर करूं। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हैं या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में उसको इंक्लूड करूँ। आई होप यू इन्जॉय माई वीडियो। अगर दोस्तों मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।